तो साथियों लास्ट क्लास तक हम लोग पढ़े थे स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़े थे। वेक्टर को रोटेट करने से क्या होता है, उसको पैरेलल शिफ्टिंग से क्या असर पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है तो उसके बीच में जो है हम लोग एंगल कैसे निकालेंगे। ठीक है, एंगल निकालना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा हम लोग पढ़े थे कि ये फॉलो करता है लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को। तो एडिशन मीन्स एंगल इसलिए पढ़ना जरूरी कि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना। एंगल इज व्हाट इट सेज अबाउट द डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन। एंगल तो यही बताता है ना। तो हम इसको पढ़ना जरूरी है कि दो वेक्टर को एंगल को हम कैसे देखेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसको कहते हैं। तो अब देखिए इन्होंने जो लिखा पहले वो देखते हैं। इन्होंने लिखा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर मीन्स स्मॉलर ऑफ द टू एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इससे एक बढ़िया कहानी मुझे याद आया, बहुत बढ़िया कहानी। मैं वो कहानी पहले सुनाता हूँ, मजा आएगा आप लोग को, सुनिए। एक रुमाल का 4 कोना और एक काट दिए तो कितने कोने बचेंगे? तो इसका आंसर है, लोग 3 बोलता है तो बोलता है नहीं 5, क्योंकि देखिए आप इस कोना को काटेंगे तो क्या बचेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, आप सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अभी इनसाइड व्यू देते हैं आपको। उसको काट देने के बाद रुमाल तो ऐसा बचेगा, तो कितने कोने होंगे? 1 2 3 4 5। मेरे से भी ये सवाल एक बार पूछा गया था कि एक रुमाल का 4 कोना, एक काट देंगे तो कितना बचेगा। मैंने आंसर दिया था 3, और 3 ही इसका आंसर सही है। क्यों आंसर सही है? देखिए इसका 3 ही आंसर सही है। क्यों? देखिए, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स मींस अ स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स। आइए, बोला ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ये दोनों के बीच में एंगल θ1 है। मैं बोला कि नहीं, ये 360 माइनस θ1। अगर कंप्लीट सर्कल होता तो 360 होता है, तो 360 में θ1 हटा दीजिए तो 360 माइनस θ1 ये एंगल हुआ ना। देखिए ना, ये कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का है और यहाँ से यहाँ अगर θ1 है तो बाकी ये जो बचा हुआ इधर से इधर है वो कितना है? 360 माइनस θ1। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना। तो बोलता है कि इस दो वेक्टर के बीच में जो सबसे छोटा वाला होगा उसको हम वेक्टर बोलेंगे, वेक्टर के बीच एंगल बोलेंगे, इसको बोलेंगे θ1 एंगल बोलेंगे हम। 360 माइनस θ1। क्यों भाई, किसने मना किया? बोला ये बड़ा है इसलिए इसको मत लीजिए। ये बोल रहे हैं, देखिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर मींस अ स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स। दो एंगल बनता है हमेशा, दो वेक्टर के बीच में दो एंगल बनता है, एक ये एंगल और एक ये वाला एंगल। तो ये बोलता है छोटा वाला हम लेंगे। तो यही मेरा जवाब था रुमाल वाला में, कि जब आप इसको काटे तो ये तो बड़ा वाला पोर्शन है ना, छोटा वाला पोर्शन को निकालिए ना, कैसा निकलेगा? छोटा वाला पोर्शन जो कटा, तो 1 2 3 ही कोना बचा ना। बोला नहीं नहीं 5 कोना। तब अगर आपको ऐसे कोना काउंट करना है तो टोटल काउंट कीजिए, 8 कोना बनेगा। फिर 5 तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा। वेक्टर के हिसाब से इन्होंने क्या बोला कि दो वेक्टर के बीच जो एंगल होगा वो स्मॉलर वाला होगा। तो मैंने भी बोला रुमाल काटिएगा तो स्मॉलर वाला लेने में आपको किसने मना किया? डॉक्टर मना किया इसको? क्या नहीं ना। तो 3 होगा, 4 कोना है, एक रुमाल का एक कोना काटेंगे, 3 कोना बचेगा। बोला नहीं 5 बचेगा। मैंने बोला आप ऐसा जोड़ रहे तो टोटल जोड़िए, फिर 8 बचेगा। 5 तो होगा ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हुआ। समझे? तो वही एग्जाम्पल से आपको मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे कि जो दो वेक्टर के बीच में जो दो एंगल बनता है हमेशा एक बड़ा वाला बनता है, एक छोटा वाला बनता है। ठीक है, वही अगर दो वेक्टर ऐसे रहेगा ओरिएंटेड तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, क्योंकि इधर से भी जोड़िए तब भी 180, इधर से जोड़िए तब भी 180। यहाँ प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, क्योंकि आप इधर से। लेकिन जब ऐसा हो तो एक तरफ से छोटा एंगल मिलता है, एक तरफ से बड़ा। और ये बोल रहे कि दो वेक्टर बीच का एंगल को हम वही एंगल को लेंगे जो छोटा वाला होगा रुमाल वाला से। ठीक है, तो वो मेरा आंसर सही था 3 वाला, 5 मत बोलिएगा। ठीक, नेक्स्ट। अब कहाँ थे हम लोग? when they are placed tail to tail, head to head, displaying their vectors parallel to itself, displacing either of the vectors। देखिए ये बोला है कि ये जो वेक्टर का जो आप एंगल ले रहे हैं ना वो बड़ा छोटा, तो चलिए दूसरी बात है। पहली बात ये है कि जब कभी भी आप वेक्टर का एंगल कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो या तो दोनों के टेल को एक जगह मिलाइए या दोनों को हेड को एक जगह मिलाइए, नहीं तो वेक्टर का एंगल आपका गलत आएगा। जैसे एग्जाम्पल, हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है और ये वेक्टर ये है। ये दोनों के बीच में कितना एंगल है नहीं पता चल रहा। तो क्या करेंगे, दोनों के टेल को एक जगह लाएंगे। अभी हम लोग पढ़े थे थोड़ा देर पहले कि हम वेक्टर को बिना रोटेट किए, बिना उसका मैग्नीट्यूड के चेंज किए एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको सीधा या तो इसको उठाइए, सीधा यहाँ रख दीजिए, सीधा एकदम ऐसे उठाना है।
तो ये एंगल होगा आंसर। ये बड़ा वाला इसको नहीं लेंगे, अभी पढ़े थे, बड़ा वाला एंगल को लेने से मना किया था, छोटा वाला। तो ये तो क्या करना है, जब भी एंगल मेजर कर रहे हैं तो दोनों को टेल या दोनों को हेड को एक जगह रखना है। दोनों को हेड को एक जगह रख सकते थे हम लोग, ये हेड है तो इस वेक्टर को बिना चेंज किए यहाँ उठा के रखते हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर, तो ये एंगल एग्जैक्टली θ1 ही आएगा। और एक दूसरा भी आएगा 360 माइनस θ1 जिसको लेना नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, दो वेक्टर के बीच के एंगल को जानने के लिए हमको क्या करना है, अगर दो वेक्टर ऐसे दिया हुआ है तो क्या करना है, दो वेक्टर अगर ऐसे ऐसे दिया हुआ है, दो वेक्टर अगर ऐसे ऐसे दिया हुआ है तो आप ऐसे कभी वेक्टर मत निकाल दीजिए इसको यहाँ लाके, एक टेल एक का टेल दूसरा का हेड, ऐसा कभी नहीं है, गलत आंसर देगा हमेशा। क्या करना है, इसको उठा के इसके टेल पे रख दीजिए या इसके हेड को इसके हेड पे रख दीजिए, जैसे इसको उठाइए इसके टेल पे रख दीजिए इसे, तो ये जो एंगल बनेगा यही होगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। बड़ा वाला छोड़ना है, ठीक है ना। तो ये तरीका है, इन्होंने बताया है कि आप ऐसे करके ले सकते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल भी बताया इन्होंने कि ये दो वेक्टर है, ऐसा है, ऐसा ऐसा, तो एंगल कितना होगा ये दोनों के बीच में। देखिए ये बढ़िया एग्जांपल है, मैं इसी एग्जांपल को समझाता हूँ जो इन्होंने दिया है। रुमाल वाला अगर आप एग्जांपल समझ गए हैं तो कहीं फंसिएगा नहीं, 4 में 1 काटेंगे तो 3 ही बचेगा, नहीं तो उसको वेक्टर की जानकारी नहीं होगी, इसलिए वो 5 बोलेगा। देखिए इन्होंने बोला है एक ये है और दूसरा वेक्टर ये है, ठीक है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, सॉरी दिख रहा होगा आप लोग को अब ये वेक्टर, ये वेक्टर, और इस इन्होंने बोला कि ये एंगल θ1 है। तो बताइए दोनों के बीच, ए और बी के बीच एंगल कितना है, बहुत लोग बोलेगा θ1, गलत आंसर है। दोनों के बीच तो एंगल दिख रहा है θ1, गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि इसका टेल पे इसका हेड रखा हुआ है, उसका टेल पे इसका हेड रखा हुआ, ये कभी एंगल देता ही नहीं। तो दोनों का टेल एक साइड लाइए, दोनों का हेड, तो हो जाएगा फिर आंसर। देखिए लाके देखते हैं, इसको हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, इसको पैरेलल शिफ्ट कीजिए, तो मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करता हूं, तो उसको रहने दीजिए, उसको तो रहने दीजिए जैसे था वैसा ही, इसको हम शिफ्ट करते हैं तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर। तो ये ए वेक्टर है, जो ये था वही ये है, ये बी वेक्टर जो पहले था, ठीक है। इन्होंने θ1 दे रखा था, यहाँ पे θ1 दे रखा था। अब ये टोटल एंगल 180 होता है, सीधा स्ट्रेट लाइन है ना यहाँ से यहाँ तक, ये तो 180 है, ये θ1 निकल गया, तो 180 माइनस θ1 ये होगा 180 माइनस θ1, तो यही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। एक और है बड़ा वाला, लेकिन इसको नहीं लेना है, एक और है ना नीचे से दोनों के बीच एंगल, ये नहीं लेना। पहले दोनों को टेल या दोनों के हेड को एक जगह रखना है, ठीक है ना, इसके बाद ही हम एंगल निकालेंगे। तो ये इन्होंने बताने का कोशिश किया। नेक्स्ट चलते हैं, मतलब वही तरीका है हमको वेक्टर के बीच एंगल लेने का, वही तरीका है, वैसे ही लेंगे हम लोग। चलिए आ जाइए अब नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेक्टर। अच्छा वेक्टर के टाइप भी होते हैं, देखिए कैसा कैसा वेक्टर होता है, देखते जाइएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, आगे काम देगा और बहुत छोटा छोटा चीज़ है, जानना ज़रूरी है। पैरेलल वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं, एक छोटा एक बड़ा है, डजेंट मैटर, दोनों बराबर हो तभी चलेगा, छोटा बड़ा हो तभी चलेगा, बस डायरेक्शन दोनों का सेम होना चाहिए, एकदम सेम। अगर ये ईस्ट तो ये ईस्ट, ये 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट तो ये 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, ये अगर 75 डिग्री एक्स एक्सिस से तो ये भी 75 डिग्री एक्स एक्सिस से, तो ये दोनों को पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। दोनों के बीच के एंगल को जीरो बोला जाएगा पैरेलल वेक्टर को। इक्वल वेक्टर, वेक्टर विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, दे रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड द इक्वल। ओके ओके, एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनिए। ये तो सबको ही जानता है कि भैया अगर इक्वल मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन हो तो इक्वल वेक्टर है, इसमें बोलने पढ़ाने की क्या जरूरत है, क्यों पढ़ा रहे इसको। एक चीज इंपॉर्टेंट इन्होंने जोड़ा, एंड दे रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब कि ये 5 न्यूटन है, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सपोज एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल पे है, ये 45 फ्रॉम एक्स एक्सिस ये है, इसका डायरेक्शन 45 डिग्री एक्स एक्सिस से, और एक और एकदम सेम लंबाई मैग्नीट्यूड 5 का ही है और डायरेक्शन भी वही है 45 फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है दोनों लाइन। लेकिन भैया ये अगर 5 न्यूटन है और ये अगर ये 5 मीटर हो जाए तो दोनों को इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिए। वेक्टर विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, यहां तक हम लोग को लगा क्यों भाई पन्ना भर रहे हैं आप,
ये तो पहले से पता है कि अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तो सेम ही वेक्टर होगा। लेकिन एक चीज़ मना किया, ठीक ठीक ठीक, सब कुछ ठीक है, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड में लंबाई भी बराबर है, दोनों ये जो दोनों एरो है दोनों का लंबाई भी बराबर है। लेकिन अगर दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, एक फोर्स है और एक डिस्प्लेसमेंट है, तो हम उसको इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे। तो ये दो साथ होने के बाद दे मस्ट रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। इफ फर्स्ट लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द फोर्स, सेकंड मस्ट रिप्रेजेंटिंग द फोर्स, देन एंड ओनली देन वी कैन से दैट बोथ वेक्टर्स आर इक्वल। समझ में आया? इंपॉर्टेंट बात था। नेक्स्ट, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर किसको बोलेंगे? बात से ही पता चल रहा है एंटी पैरेलल क्या होता है। जब पैरेलल समझ गए तो क्या आपको एंटी पैरेलल समझाने की जरूरत है? नहीं होना चाहिए, फिर भी पढ़ लेते हैं। इन्होंने बोला है एंटी पैरेलल वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स व्हिच हैव अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर। देखिए, एंटी पैरेलल वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, लेंथ से कोई लेना देना नहीं। इन्होंने लेंथ के बारे में कुछ नहीं बोला, डायरेक्ट बोला ये और ये, बस अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। मींस 180। अपोजिट डायरेक्शन मींस मैथ के भाषा में, मैथमेटिक्स के भाषा में 180 डिग्री। ठीक है, मीन्स 180 डिग्री का मतलब अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो दोनों के बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्री। ईस्ट और वेस्ट के बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्री। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, दोनों के बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्री। ठीक है, अपोजिट हम बोलेंगे भाषा में अपने, और मैथमेटिकली 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। ठीक है, तो इसको हम लोग एंटी पैरेलल बोलेंगे। उसके लेंथ से कोई लेना देना नहीं, छोटा बड़ा हो सकता है, बस एंगल 180 डिग्री तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटी भी सेम ही होना चाहिए। इक्वल वेक्टर्स में तो था, एंटी पैरेलल वेक्टर्स में नहीं लिखा इन्होंने। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स आप सीख गए हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, सॉरी, नेगेटिव अपोजिट वेक्टर, वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड। अच्छा ठीक है, दोनों में अंतर है। एंटी पैरेलल वेक्टर जो है और नेगेटिव वेक्टर, ये दोनों में अंतर है। एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या था कि एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव में क्या है कि मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए और एंगल 180 होना चाहिए। उसमें क्या था? सिर्फ एंगल 180 होना चाहिए, मैग्नीट्यूड जो है अलग अलग भी चलेगा एंटी पैरेलल में। लेकिन नेगेटिव वेक्टर में क्या है कि अगर इसका डायरेक्शन ए टू बी है तो देखिए इसका डायरेक्शन बी टू ए है, आपको दिख रहा होगा वहां से इसका डायरेक्शन बी टू ए है। तो ऐसा अगर लेंथ बराबर हो और बस दिशा अपोजिट हो तो हम उसको बोलेंगे निगेटिव वेक्टर, नॉट एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर में लेंथ से कोई लेना देना नहीं, इसमें लेंथ से भी लेना देना। अपोजिट वेक्टर, तो अपोजिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करने का तरीका है, देखिए अगर आप ए बी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके अपोजिट वेक्टर को माइनस ए बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और माइनस ए बी वेक्टर और ए बी वेक्टर में क्या अंतर है? 180 डिग्री एंगल का सिर्फ अंतर है। किसका अंतर है? 180 डिग्री एंगल का सिर्फ अंतर है। मीन्स अगर ये इधर फेस कर रहा होगा तो ये इधर फेस करेगा, वो उधर फेस करेगा तो वो उधर, बस जिधर वो जाएगा उसके 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ये चलेगा इक्वल लेंथ का। अगर इक्वल लेंथ नहीं हो तो एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएगा, इक्वल लेंथ है तब निगेटिव वेक्टर होगा। ठीक है, और उसको आप अगर ये जैसे आप सिंपली यहां समझ लीजिए एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस और निगेटिव एक्स एक्सिस, दूसरे में कितना का फासला है? 180 डिग्री का फासला है। तो इधर कोई भी संख्या 5 है तो इधर -5 होगा ना, तो वही माइनस इधर बाहर में लगाया गया है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज में। ठीक है, अब आ जाइए को इनिशियल वेक्टर्स। ये हैं छोटे छोटे चीज, बस जान लीजिए, आगे फायदा देगा हम लोग को। इसीलिए आगे है आपका को इनिशियल वेक्टर्स, आप सब लिख सकते हैं। को इनिशियल वेक्टर क्या है? को इनिशियल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच हैव द सेम इनिशियल पॉइंट इन फिगर ए बी सी आर द। देखिए ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। इन्होंने बोला कि सब तीनों एक ही जगह से स्टार्ट होगा तो हमको क्या बोलेंगे उसको? को इनिशियल, मतलब इनिशिएशन सबका एक ही जगह से हो रहा है। को इनिशियल, इनिशिएशन मतलब टेल सबका एक ही जगह है। तो कौन बड़ी बात है, नहीं भी रहेगा तो मैं तो ला सकता हूँ ना। ये देखिए हम लोग का मूर्ख बना रहा है। अब 3 वेक्टर ऐसे ऐसे दिया हुआ है, ऐसे ऐसे, ये 3 वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब बोलता है इसको को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर हमको तो, हम इंडिपेंडेंट है ना, किसी भी वेक्टर को बिना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को चेंज किए हम शिफ्ट करने के लिए तो शिफ्ट कर देते हैं। ये बेचारा ए जहाँ था वहीं रहने दीजिए, बी को शिफ्ट करके ए के बगल में ले आइए, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड एकदम सेम होना चाहिए, और सी को भी ले आइए जैसा था वो एकदम वैसा ही। ठीक है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना, बस शिफ्ट करना है। ए तो क्या इन्होंने बताया? कुछ भी नहीं बताया।
ठीक है, पर जान लेते हैं, कहीं पूछ सकता है कि को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, मतलब टेल तीनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, नहीं भी होगा तो हम कर लेंगे, हम तो इंडिपेंडेंट है करने के लिए, इन्होंने ही बताया था पहले चैप्टर में। तो हो गया को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स होगा कुछ नहीं, बस परेशान करेगा, देखिए होगा कुछ भी नहीं, सिंपल होगा एकदम। कोलिनियर वेक्टर्स, the vectors lying in the same line are known as collinear vectors. The angle of collinear vectors is either 0 डिग्री और 180। अच्छा, सेम लाइन में अगर लाई करता है, सेम लाइन में अगर लाई करता है तो उसको कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। जैसे देखिए लाइन, ये इसी लाइन पे लाई कर रहा है दूसरा वेक्टर, ये ए वेक्टर है एकदम एग्जैक्टली, इस लाइन को अगर हम आगे थोड़ा बढ़ा दें हल्का फुल्का, तो इसी लाइन पे ये लाई कर रहा है बी वेक्टर, और इसी लाइन पे लाई कर रहा है। अब किस डायरेक्शन में उन्हें नहीं बोला, बस बोला इस लाइन पे, तो ये भी, ये जो सी वेक्टर है ये भी तो इसी लाइन पे कर रहा है। देखिए ना, लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाइए ना, आगे पीछे, तो इस लाइन पे जितना भी वेक्टर करेगा तो 0 डिग्री, जब सेम ऐसा हो तो क्या है 0 डिग्री, और जब ये ऐसा और ये ऐसा तो 180 डिग्री। तो 0 डिग्री पे ओरिएंटेड हो ए से कोई वेक्टर, या ए से 180 डिग्री पर कोई ओरिएंटेड हो, दोनों क्या कहलाएगा आपका को लीनियर वेक्टर्स। ठीक है, मतलब उसी लाइन पे आपका लाई करेगा, मीन्स है तो एग्जैक्टली पैरेलल और एंटी पैरेलल को मिला के, मुझे जो समझ में आ रहा है कि पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स को मिला के एक अलग वेक्टर्स बनाया, जिसको बोला है कोलिनियर वेक्टर। यही था ना, पैरेलल में क्या था 7 और एंटी पैरेलल में क्या था 180 डिग्री अपोजिट। अभी बोलता है कि दोनों को एक साथ मिला दीजिएगा तो कोलिनियर वेक्टर्स कहा जाएगा, तो दोनों दो पॉइंट को एक साथ मिला के कोलिनियर वेक्टर बोलने लगा उसको। अब आइए कोप्लेन, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कीजिए, ये हमको आगे जरूरत पड़ेगा, मीन्स साइंस का डीप है, इसमें डीप पॉइंट है। तो कोप्लेनर वेक्टर को आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ तक तो ठीक था, जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ लिए, पर कोप्लेनर वेक्टर्स को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अभी यहीं तक रहने देते हैं, अगला क्लास हम लोग कोप्लेनर वेक्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।